हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, शास्त्रीय काल, आदाब। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़िए और अपने सक्सेस को दोस्तों, अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, मैं पवन पाल स्वागत करता हूं आप सबका अपने एग्ज़ाम क्रैक पवन पाल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रोज़ की तरह हम एक बार फिर जी के जीएस के संग्राम चलाने आ गए हैं 30 प्रश्नों के डोज के साथ। तो आप लोग अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर का जो है दिख रहा है सब्सक्राइब, उस पर आप क्लिक कर लीजिए और बगल में बेल आइकन आएगा, उस पर आप क्लिक करके ऑल पर सेट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो 30 प्रश्नों के इस महासंग्राम को हम चला रहे हैं आप लोगों के लिए। आप भी जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज के प्रश्नों पर चलता हूं। पहला प्रश्न है आप लोगों का दोस्तों, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? पहला ऑप्शन है स्कॉटलैंड, दूसरा है रूस, तीसरा है चीन, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो बताना है आप लोगों को कि टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो दोस्तों, टेबल टेनिस जो है वो चीन का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है दोस्तों, चीन का राष्ट्रीय खेल है। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है राकेश शर्मा, दूसरा है कल्पना चावला, तीसरा है रवीश मल्होत्रा, चौथा है सुनीता विलियम्स। तो बताइए कि अंतरिक्ष यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों, अंतरिक्ष यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। ठीक है दोस्तों, राकेश शर्मा आपका दूसरा ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन का सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? तो बताइए कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? 4 ऑप्शन है। पहला है एमिनो एसिड, दूसरा है टार्टरिक एसिड, तीसरा है ग्लाइकोलिक एसिड, चौथा है स्यूसेनिक एसिड। तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों, आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, टार्टरिक एसिड। ठीक है दोस्तों, कौन सा? टार्टरिक एसिड। दोस्तों, बात करें, टार्टरिक अम्ल एक सफ़ेद क्रिस्टलीय होता है। इसे डिहाइड्रोक्सी ब्यूटेनडियोक एसिड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह अम्ल खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। यह अम्ल प्राकृतिक रूप से अंगूर, केला, इमली आदि खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। पहला है नेपच्यून, दूसरा है यूरेनस, तीसरा है प्लूटो, चौथा है बृहस्पति। तो दोस्तों, मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह यूरेनस यानी कि अरुण है। इसे 13 मार्च 1781 में वैज्ञानिक विलियम हर्शेल द्वारा खोजा गया था। ठीक है दोस्तों, यह हमारे सौरमंडल का सूर्य से 7वां ग्रह है। यह वीनस ग्रह की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन। ठीक है, यूरेनस। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। पहला है जोहानेस केपलर, दूसरा है गैलीलियो गैलीली, तीसरा है विलियम हर्शल, चौथा है निकोलस कापरनिकस। तो दोस्तों, इसका चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, निकोलस कापरनिकस। ठीक है दोस्तों, यूरोपीय खगोल शास्त्री निकोलस कापरनिकस ने सर्वप्रथम सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल प्रस्तुत किया था। यह मॉडल कोपरनिकस ने 1530 ईस्वी में प्रकाशित हुई इनकी किताब डी रिवॉल्यूशंस में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को डॉट 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 के भीतर रखा जाता है। तो आपको बताना है कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से सोडियम धातु को किसके भीतर रखा जाता है?
चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है पानी, दूसरा ऑप्शन है तेल, तीसरा है केरोसिन, चौथा है तरल पदार्थ। तो बताना है आप लोगों को कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केरोसिन। ठीक है, सोडियम को केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है। पहला है नए जमाने के बंदर, दूसरा है पुराने जमाने के बंदर, तीसरा है होमिनाइड्स, चौथा है एंथ्रोपिथेकस। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से जवाब दीजिए सब लोग। तो दोस्तों एंथ्रोपिथेकस, ठीक है, एंथ्रोपिथेकस जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था। पहला है शाहजहां, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है जहांगीर, चौथा है अकबर। तो बताइए किस मुगल शासक ने बनवाया था ताजमहल। तो शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, किसकी याद में, मुमताज महल की याद में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ट्रोजन एक डॉट 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 का प्रकार है। तो आपको बताना है कि ट्रोजन क्या है। पहला है कंप्यूटर भाषा, दूसरा है मालवेयर, तीसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा है कंप्यूटर पेरिफेरल। तो दोस्तों ट्रोजन जो है वो एक मालवेयर है। ठीक है, क्या है, मालवेयर। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। पहला ऑप्शन है आपका 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड, दूसरा है 3 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड, चौथा ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया था। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। पहला है 2012, दूसरा है 2000, तीसरा है 2014 और चौथा ऑप्शन है 2008। तो किस वर्ष निकाला गया था, तो 2012 में। ठीक है दोस्तों, कब, 2012 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉट 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 नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवा ही हमजा नदी लगभग डॉट 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 नदी के समान लंबी है। ठीक है, यानी कि किस नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग उसी नदी के समान लंबी है। तो आपको बताना है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चार ऑप्शन है, अमेजन, नील, फ्लैट और कोसस। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अमेजन। ठीक है, अमेजन नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवा हमजा नदी लगभग अमेजन नदी के ही समान लंबी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रकार नहीं है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पहला है उच्च रक्तचाप, दूसरा है टिनिटिस, तीसरा है श्रवणहास, चौथा है त्वचा रोग। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है, यानी कि कौन सा रोग ध्वनि प्रदूषण से नहीं होता है, तो त्वचा रोग। ठीक है, त्वचा रोग जो है वो ध्वनि प्रदूषण से नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो बताइए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 7। कितनी मांसपेशियां इस्तेमाल होती हैं नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 6 मांसपेशियां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो बताइए तवांग मठ कहाँ स्थित है? पहला है सिक्किम, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, चौथा है नागालैंड। तो दोस्तों तवांग मठ जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हमें घास का हरा रंग दिखाई देता है क्योंकि। तो बताइए हमें घास का हरा रंग हरा क्यों दिखाई देता है? पहला ऑप्शन है हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, दूसरा है हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है, तीसरा है हरे रंग के अलावा अन्य सभी प्रकाश को परावर्तित करती है, चौथा है यह हमारी आंखों पर सफ़ेद प्रकाश को परावर्तित करती है। तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, इसीलिए वो हमें हरा दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये मैं सही का निशान लगा रहा हूँ, ये हरा क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये सिर्फ हरे रंग के ही प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित कर रहा है, बाकी अन्य को ये सोख ले रहा है। ठीक है, इसीलिए हरा दिखाई देता है। अगर सभी रंग के प्रकाश को ये हमारी आंखों पर परावर्तित करे तो हमें क्या दिखाई देगा? सफ़ेद दिखाई देगा। और अगर कोई भी रंग परावर्तित ना करे हमारी आंखों पर तो वो चीज़ काली दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है। पहला है 65 वर्ष, दूसरा है पहला है 62 वर्ष, दूसरा है 65 वर्ष, तीसरा है 58 वर्ष, चौथा है 60 वर्ष। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 65 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, कितने वर्ष? 65 वर्ष। दोस्तों बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए प्रश्न को ढूंढ कर तैयार करता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का काफ़ी हेल्प हो सके। दोस्तों ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, ये एनटीपीसी में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों। ठीक है, और लोगों को भी सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है जिसका दवाओं के प्रति बढ़ते प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला है टिक्सोबैक्टिन, दूसरा है झल्वाबैंसिन, तीसरा है सिफेपाइन, चौथा है डेप्टोमाइसिन। तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, टिक्सोबैक्टिन। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन। ठीक है, तो इसी को जो है प्रतिरोध से लड़ने की क्षमता की उम्मीद है। ठीक है, इसी में पाई जाने की उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पहला है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, दूसरा है वोमेश चंद्र बनर्जी, तीसरा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, चौथा है जॉर्ज यूल। तो दोस्तों 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा की गई थी। ठीक है, जिसे शॉर्टकट में ए.ओ. ह्यूम कहा जाता है। ठीक है, पेपर में ए.ओ. ह्यूम भी आ सकता है और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ए.ओ. ह्यूम या एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, यहाँ से आपके दो प्रश्न की तैयारी हो जाती है दोस्तों। पहला और एक क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1885 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। पहला है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा है पोटेशियम परमैंगनेट, तीसरा है क्लोरीन, चौथा है एलम। तो दोस्तों पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एक अकार्बनिक यौगिक है। यह जल में अति विलेय है। इसका प्रयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने तथा कपड़े धोने के लिए किया जाता है।
इसलिए इसे धावन सोडा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? पहला है रिबेका ली क्रम्पलर, दूसरा ऑप्शन है एलिजाबेथ ब्लैकवेल, तीसरा ऑप्शन है आनंदीबाई जोशी, चौथा ऑप्शन है की ओकामी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों एलिजाबेथ ब्लैकवेल आपका सही हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न आपको हर कोई नहीं करवाता है, ठीक है। ये प्रश्न हमने बड़ी मुश्किल से ढूंढा है आप लोगों के लिए और ये आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न बच्चों का सिलेक्शन रोकते हैं, ठीक है। हमारी वीडियो को आप पूरा देखिए और ध्यान से पढ़िए, ताकि जैसे जो प्रश्न हम नहीं पढ़े रहते हैं, देखे रहते हैं, वो हमें कठिन भी लगता है पहली बार सुनने में, और वही प्रश्न एग्ज़ाम में आ भी जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखिए करिए, स्किप न मत किया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगाओं यानी कि मिल्की वे के सबसे करीब है? पहला ऑप्शन है व्हर्लपूल गैलेक्सी, दूसरा है सिगार गैलेक्सी, तीसरा है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, चौथा ऑप्शन है दोस्तों टैडपोल गैलेक्सी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है हमारी आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे के सबसे करीब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव मस्तिष्क का कुल वजन कितना होता है? तो बताना है आपको मानव मस्तिष्क का कुल वजन कितना होता है। पहला ऑप्शन है शरीर के कुल वजन का लगभग 2%, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों शरीर के कुल वजन का लगभग 8%, तीसरा ऑप्शन है शरीर के कुल वजन का लगभग 12%, चौथा ऑप्शन है शरीर के कुल वजन का लगभग 15%। तो दोस्तों मानव मस्तिष्क का जो कुल वजन होता है वो शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया वह कौन है? पहला ऑप्शन है उग्यन वांगचुक, दूसरा ऑप्शन है गवांग नामग्याल, तीसरा ऑप्शन है गवांग ग्याल्टसेन, चौथा ऑप्शन है जिग्मे वांगचुक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों गवांग नामग्याल आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वो गवांग नामग्याल ही बौद्ध भिक्षु थे जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने दोस्तों, टेनिस में निम्नलिखित शॉट में से कौन सा शॉट एक ग्राउंड स्ट्रोक है जो हल्के से मारा जाता है ताकि यह बस नेट के उस पार चला जाए? ठीक है, पहला ऑप्शन है पासिंग शॉट, दूसरा है ड्रॉप शॉट, तीसरा है डाउन द लाइन शॉट, चौथा है लाभ। तो दोस्तों ये आपका ड्रॉप शॉट होता है। ठीक है, ड्रॉप शॉट होता है, ये जो है एक ग्राउंड स्ट्रोक शॉट है जो धीरे से मारा जाता है ताकि ये खाली नेट के उस पार चला जाए बस, इसीलिए इसे ड्रॉप शॉट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उस देश का नाम बताएं जिसके मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। दोस्तों इसमें 4 देश हैं, 4 में से 3 देश की मुद्रा का नाम रुपया होता है, ठीक है, और एक देश ऐसा है जहां पर जिसका मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला है नेपाल, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है म्यांमार। तो दोस्तों बात करें नेपाल की, तो नेपाल में भी रुपया ही चलता है, पाकिस्तान में भी रुपया ही चलता है, श्रीलंका में भी रुपया ही चलता है, लेकिन म्यांमार ऐसा देश है जहाँ पर रुपया नहीं चलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, दूसरा है ग्रेगर मेंडल, तीसरा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चौथा है ऑटो हान। तो दोस्तों आधुनिक आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ग्रेगर मेंडल दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आधुनिक आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। इन्होंने मटर के दानों का प्रयोग का आनुवंशिकी के नियम का निर्धारण किया था। ठीक है, किसके दानों का प्रयोग करके? मटर के दानों का प्रयोग करके इन्होंने आनुवंशिकी के नियमों का प्रतिपादन किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से डॉट 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 में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? असम, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? तो बताइए लट्टू का घुमाना किसका उदाहरण है? पहला है केंद्राभिमुख बल, दूसरा है अपकेंद्रीय बल, तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल, चौथा ऑप्शन है आपका घर्षण बल। तो दोस्तों लट्टू का घुमाना यानी लट्टू का नचाना केंद्राभिमुख बल का एक उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, किसका उदाहरण है? केंद्राभिमुख बल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, भारतीय मुद्रा नोटों के अग्रभाग पर दिखाई देने वाले भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुद्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, जो भारतीय नोटों पर लिखा रहता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऐसे लिखा रहता है, तो उसको जो है किस तकनीक से लिखा जाता है? तो इंटेग्लियो प्रिंटिंग, दूसरा है माइक्रो लेटरिंग, तीसरा ऑप्शन है लेटेंट प्रिंटिंग, चौथा है स्क्रीन प्रिंटिंग। तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इंटेग्लियो प्रिंटिंग। ठीक है, उसको लिखने के लिए इंटेग्लियो प्रिंटिंग का तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के 30 प्रश्न। कैसे लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को भी सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को आप लोग अपना सपोर्ट दीजिए ताकि ये एक बड़ा परिवार बन सके। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।